रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन, मतलब ह्यूमन और जो माइक्रोब्स होते हैं जो बाहर से आते हैं या बॉडी के अंदर अपने होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स होते हैं जिसमें हम बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं, बाहर से भी आते हैं, जिनको हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर है ये। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, इनका हम पर क्या असर होता है और हमारा इन पर क्या असर होता है, दोनों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा क्या है? एज ए मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं और आपके स्किन के किसी भी पार्ट में पाया जाता है। कोई भी स्ट्रक्चर आपके बॉडी का, जैसे कि स्किन हो गया, आई हो गया, नोज़ हो गया, ठीक है, माउथ, ईयर्स है, एलिमेंट्री ट्रैक है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी आर्गन्स है आपके बॉडी में, हर जगह पे नॉर्मल फ्लोरा पाया जा सकता है। अब ये नॉर्मल फ्लोरा क्या है? इट इज़ अ माइक्रोब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया है या फंजाई है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं तो उसको हम नॉर्मली नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। लेकिन नॉर्मल फ्लोरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं और ये जब तक इसको मौका नहीं मिलता ना, तब तक ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जब तक हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन चल रहा है, सब कुछ सही है, तो ये हमारे बॉडी के लिए हमारे बॉडी के फेवर में काम करते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। लेकिन जब इनका माहौल ख़राब हो जाता है, कोई ना कोई बाहर से चीज़ आके इनके माहौल को डिस्टर्ब कर देता है, तो फिर ये भी बाहर के माइक्रोब के साथ मिलके बॉडी का सिस्टम ख़राब कर देते हैं। तो नॉर्मल फ्लोरा आम तौर पर सही काम करता है, लेकिन ये क्या है कि जब इनको कोई भी हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक है, मतलब इनको कभी भी मौका मिलता है तो क्या करते हैं, ये अपने इम्यूनिटी को ख़राब कर देता है बंदे के, और ऐसा करता है कि फिर बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि एज पे। एज के साथ साथ नॉर्मल फ्लोरा जो है वो ज़्यादा फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर जितना एज बढ़ता है उतनी ज़्यादा बीमारियां भी आती हैं, और मेल फीमेल पे भी डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ आपके डाइट पे, कि आप डाइट क्या लेते हो, आपका जो खाना है, ठीक है, वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, और ये ऐसे माहौल में जो है वो सरवाइव करता है जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ पे नहीं होता? दैट इज़ GIT ट्रैक, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपको मुख्तलिफ़ जगहों के जो नॉर्मल फ्लोरा के बारे में बताया गया है, उनके नाम बताए गए हैं। तो ये खैर ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप याद रखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कि स्किन पे अगर आप आते हैं तो स्किन में आपके नॉर्मल फ्लोरा कहाँ पे पाए जाते हैं? एक्जिला, जिसको हम आर्म पिट कहते हैं। ठीक है, ग्रोइन, जो हमारा पेल्विक एरिया है, ठीक है, या एरियाज बिटवीन द टोज, फ्लोरा पाया जाता है। उसका नाम क्या है? स्टेफिलोकोकस एपिडिडर्माइडिस। ठीक है, और इसके अलावा माइक्रोकोकस। ठीक है, तो ये पाया जाता है। इसके अलावा कंजंक्टाइवा, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ यूजुअली स्मॉल। ठीक है, कंजंक्टाइवा में जो पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, और इनके भी नाम आपको बताए गए हैं कि एपिडिडर्माइडिस है। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक साइनोबैक्टीरिया है, कॉर्नी बैक्टीरिया सॉरी। ठीक है, मुंह में भी पाया जाता है, ओरल केविटी में। ओरल केविटी एज स्टेराइल, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम उसकी जो ओरल केविटी होती है वो स्टेराइल होती है। स्टेराइल मतलब उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो माँ का दूध लेना शुरू कर देता है, फर्स्ट फीड उसको मिलता है, ठीक है, खुराक मिलता है, तो फिर खुराक के साथ साथ उसके मुंह में नॉर्मल फ्लोरा वगैरह आना शुरू हो जाता है। ठीक, इसके जो बच्चा होता है टीथ आने तक, मतलब उसके दांत आने तक, उसके मुंह में जो नॉर्मल फ्लोरा होता है तकरीबन 90%। कौन सा नॉर्मल फ्लोरा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये एक किस्म का नॉर्मल फ्लोरा है जो कि बच्चों के ओरल केविटी में पाया जाता है। बाकी भी नाम आपको दिखाए गए हैं जो कि कॉमन है ओरल केविटी में। इस तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो नॉर्मल फ्लोरा है, तो ये मैंने बता दिया कि एज पे डिपेंड करता है, डाइट पे डिपेंड करता है, आप कल्चर आपका क्या है, मतलब आप किन किन चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसके साथ साथ आप
एंटीबायोटिक्स कितना इस्तेमाल करते हैं, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसके अलावा बच्चे को नॉर्मल फ्लोरा उसके फर्स्ट फीड के बाद उसके मुंह में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फीड बिफिडो बैक्टीरिया अकाउंट फॉर मोर देन 90%। ब्रेस्ट फीड में कौन से नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। बिफिडो बैक्टीरिया, ठीक है, ये ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद होते हैं। स्विच टू काउ मिल्क, तो काउ मिल्क में कौन से होते हैं, एंटीरोकॉक्सी, लैक्टोबैसिली एंड क्लोस्ट्रीडिया, ये मौजूद होते हैं काउ मिल्क में। और ये बाकी भी आपको बताया गया है कि ये नॉन पैथोजेनिक है। नॉन पैथोजेनिक प्रोटोजोआ मतलब, नॉन पैथोजेनिक का मतलब ये होगा कि वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा, आपके बॉडी में मौजूद होंगे लेकिन आपको बीमार नहीं करेंगे, नुकसान नहीं देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस स्लाइड में एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि याद होनी चाहिए। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्रैक जो हमारा होता है उसमें कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। तो हमारा जो नोज़ है, जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल फ्लोरा या बैक्टीरिया वगैरह पाया जाता है, क्योंकि बाहर से जितनी भी हवा वगैरह आती है तो वो अपने साथ लेके आती है माइक्रोब्स, ठीक है। तो वो नोज़ में जो है वो पाए जाते हैं, फंस जाते हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो कौन से हैं, स्टेफ एपिडर्माइडस और कोरोनी बैक्टीरिया विल स्टेफ एयूरियस, ठीक है, ये पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया के नाम है। इसके अलावा हमारा जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है जिसमें नोज़ और फेरिंग्स आते हैं, ठीक है, उसमें जो है नॉन हेमोलाइटिक एंड अल्फ़ा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्सी पाए जाते हैं, और इसके अलावा नेजेरिया स्पीशीज़ भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये बैक्टीरिया वगैरह के नाम है, तो थोड़े बहुत पता होना चाहिए, सारे तो याद नहीं होंगे लेकिन एक दो के नाम पता होने चाहिए। और हर जगह में तकरीबन सेम है, तो जो सेम है, जो कॉमन है, जो हर जगह पे पाए जाते हैं, उसके नाम बिल्कुल याद होने चाहिए। फिर जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है जिसमें ट्रेकिया, ब्रोंकाई, पल्मोनरी टिश्यूज़ वगैरह आते हैं, तो इनमें आमतौर पर माइक्रोब्स नहीं पाए जाते, फ्री ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नोज़ में और हमारे फेरिंग्स में मुख्तलिफ़ किस्म के सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि माइक्रोब अंदर की तरफ नहीं जा पाते, नीचे लंग्स की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जो है बिल्कुल हमें प्योर प्योर एयर चाहिए, बिल्कुल साफ़ हवा चाहिए। तो इसलिए जो सीलिया है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं जो कि रिमूव करने के काबिल है, उनको रिमूव कर देते हैं। किस चीज़ के ज़रिए? या तो हम खांसते हैं तो खांसी के ज़रिए वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, या फिर छींकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें ख़त्म होती हैं, या फिर स्वॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म रहता है, और उसमें कोई भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक है, मतलब हमारे जो सिस्टम है जिसके ज़रिए हम यूरिन पास करते हैं या स्टूल पास करते हैं, ठीक है, उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के पाए जाते हैं। लेकिन अपर यूरिनरी ट्रैक जो है जिसमें ब्लैडर वगैरह आता है, ठीक है, तो वो आमतौर पर स्टेराइल होता है, मतलब उस फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है। जो लोअर पार्ट होता है यूरेथ्रा का, जिससे यूरिन पास होता है, उसमें थोड़े थोड़े डेंसिटीज़ पाए जाते हैं नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब्स के या नॉर्मल फ्लोरा के। नॉन पैथोजेनिक का मैंने आपको मतलब बता दिया है, और जो पाए जाते हैं उसका भी आपको जो है वो नाम दिए गए हैं, एपिडिडर्माइडस और स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, एंटीरोकोकस और कॉर्नी बैक्टीरिया। इसके अलावा जो फीमेल में वेजाइना होती है उनमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं, जिसमें कॉर्नी बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोक्सी वगैरह आते हैं, तो ये भी आपको बताया जाएगा। और कैंडिडा अल्बिकेन्स भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लोअर पीएच प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेनिक फ्लोरा एंड आल्सो ट्रिकोमोनास वेजाइनलिस। जो लोअर पीएच है, आमतौर पर जो पीएच होता है वेजाइना का वो लो होता है, मतलब जो नॉर्मल होता है वो 7 होता है, तो 7 से थोड़ा सा लो होता है वेजाइना का पीएच। तो इसलिए जो लो पीएच है वेजाइना का, उसका फ़ायदा ये है कि जितने भी पैथोजेनिक फ्लोरा आते हैं, पैथोजेनिक फ्लोरा मतलब कि जो बीमारी कॉज करवा सकते हैं, तो वो लोअर पीएच की वजह से ख़त्म होते हैं, ठीक है, और वो वेजाइना को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये थे यूरोजेनाइटल ट्रैक के जो नॉर्मल फ्लोरा है।
अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रेजिडेंट एंड ट्रांजिएंट फ्लोरा के बारे में। अब जो रेजिडेंट फ्लोरा है ये क्या है? रिलेटिवली फैक्स टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड इन अ गिवन एरिया। ये एक ही जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे स्किन पे, हमारे बॉडी के अंदर। और अगर हम इसको किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं या बाहर से डिस्टर्ब होते हैं तो ये अपने आप को फिर से सही करवाते हैं, अपने आप को इस्टब्लिश करते हैं। और ये आमतौर पर कोई भी बीमारी वगैरह नहीं कॉज करवाते, ये अच्छे माइक्रोब्स हैं, ठीक है। दूसरा जो है ट्रांजिएंट फ्लोरा जो है ये भी नॉन पैथोजेनिक है, मतलब ज़्यादातर ऐसे हैं कि कोई भी बीमारी नहीं कॉज करते, या फिर इसमें ऐसे भी होते हैं कि पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, जो कि कभी कभी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारे उनको ब्लॉक कर देते हैं घंटों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो कभी कभी ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, कभी पैथोजेनिक होते हैं। अगर हम इनको मौका देते हैं तो ये पैथोजेनिक भी बन जाते हैं, ठीक है। और ये आमतौर पर जो है इसका कुछ ज़्यादा वो फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल फ्लोरा के साथ ये काम करते हैं और उनके साथ रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया गया है इफ़ द रेजिडेंट फ्लोरा इज़ डिस्टर्ब्ड ट्रांजिएंट माइक्रोब में कॉलोनाइज प्रोलिफरेट एंड प्रोड्यूस डिजीज़। अगर रेजिडेंट फ्लोरा, जिसको हमने अभी पढ़ा कि नॉर्मली पाया जाता है और वो अपने आप को फिर से री एस्टेब्लिश करता है अगर डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन अगर वो डिस्टर्ब हो जाए और उस पर ट्रांजिएंट फ्लोरा की तादाद ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो अपने आप को मतलब एक जगह पे कॉलोनी बनाएंगे, जमा हो जाएंगे और बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस करवा सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। सबसे पहले सिंथेसिस एंड एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स बनाते हैं, विटामिन्स में आपका विटामिन बी बनाता है, इसके अलावा विटामिन के जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉलोनाइजेशन है पैथोजेंस का, जो बाहर से माइक्रोब वगैरह आते हैं उनको जमा होने से रोकता है कि एक जगह पे वो अपनी कॉलोनी ना बनाए, ठीक है। द नॉर्मल फ्लोरा आल्सो प्रोड्यूस सब्सटेंस व्हिच इनहिबिट और किल नॉन एंडोजेनस स्पीशीज़। जो पैथोजेंस बाहर से आते हैं उनको इनहिबिट करते हैं, किल करते हैं। इसके अलावा जो मतलब जीआईटी ट्रैक में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं, ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यूज़ वगैरह, तो उनके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं ताकि जीआईटी को इम्यून सिस्टम अच्छा बना सके वहाँ का, ठीक है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ वगैरह जो है वो बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ का मैंने आपको पहले ही बता दिया इम्यून सिस्टम में कि उनको बनाते हैं और क्या करते हैं कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास द नेक्स्ट वन इज़ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल का अगर सिंपल मैं आपको बताऊं तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं। मतलब अगर आप हॉस्पिटल चले गए या कोई बंदा है जो कि बीमार है ऑलरेडी और हॉस्पिटल चला गया, उसको वहाँ पे एडमिट किया, फिर एडमिशन के 24 टू 48 आवर के बाद उसके बॉडी में और भी इन्फेक्शन वगैरह आने लग गए और साइन सिम्टम्स आने लग गए, ठीक है। या फिर अगर हमने उसको डिस्चार्ज किया, घर लेके आए और उसके बाद फिर और जो है इन्फेक्शंस वगैरह शुरू हो गए, तो दैट इज़ कॉल्ड नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, क्योंकि वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होते हैं। एक मरीज़ के साथ तो हम गए, लेकिन वहाँ पे और भी तो बहुत सारे मरीज़ थे, तो उनकी बीमारी भी एक बंदे को लग सकती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। अब अगर आपको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से बचना है तो कैसे बचेंगे? हैंड हाइजीन करेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम पीपीई कहते हैं, मतलब आप उसको गाउन पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, जो ग्लासेस वगैरह होते हैं, ठीक है, आँखों को बचाने के लिए वो करेंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल मेजरमेंट्स, मतलब ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा ख़तरा हो इन्फेक्शन लगने का। रेस्पिरेटरी हाइजीन या कफ एटिकेट वगैरह के कहाँ पे खांसना है, कहाँ पे जो है वो आपने अपने आप का ख्याल रखना है, मास्क का जो है वो इस्तेमाल करना है। इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, अगर आप किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, आप एज ए नर्स काम करते हैं, तो उसका इंजेक्शन आपने कैसे जो है वो एक्सपोज कर देना है, ख़त्म करना है, अपने आप को कैसे बचाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से आपको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो सकती है। प्रॉपर जो है वेस्ट को डिस्पोज करना है, और शार्प इंजरीज़, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, जैसे कि क्या होते हैं, जैसे कि नीडल वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे आपने बचना है। और
ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, मतलब एक बंदे से तुम्हें बीमारी लग सकती है तो उससे कैसे बचना है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है अगर आप नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि हस्पताल में हर किस्म के मरीज़ आते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं जो कि आपको लग सकती है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक डिज़ीज़ है दैट इज़ कॉल्ड टेटनस, और ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स की वजह से होता है। और इसका जो साइन सिम्टम्स है कि कैसे होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि एक बंदे को टेटनस हुआ है, ठीक है। तो टेटनस इज़ एन इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्यूट ऑनसेट ऑफ हाइपरटोनिया। इसमें आपको हाइपरटोनिया होता है, बिल्कुल अचानक एक्यूट हो जाता है। हाइपरटोनिया क्या है कि पेनफुल मस्कुलर कंट्रैक्शन, आपके मसल जो है वो कंट्रैक्ट होने में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द महसूस होगा, और स्पेशली आपका जो लोअर जा है, ठीक है, और आपका जो नेक है, इसके जो मसल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा पेन में होंगे, ठीक है। और इसमें आपके ज़्यादातर मसल जो है वो क्या होते हैं कि स्पेज़म में चले जाते हैं, मतलब जाम हो जाते हैं। इसके जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये होता है, उसमें क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई आता है, ग्राम पॉजिटिव, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, एनारोबिक रोड, ये सारे बैक्टीरिया के नाम है जिसकी वजह से ये टेटनस हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट टू हार्श कंडीशन, मतलब इसके जो स्पोर्स है, इसके जो हम क्या कहते हैं, जो सीड है या जिसकी वजह से ये फैलते हैं, ठीक है, तो इन माहौल में वो ज़्यादा फैलता है। किसी जगह पे या रेडिएशंस है या केमिकल्स है या कोई जगह बिल्कुल ड्राई है, तो वहाँ पे ये टेटनस वाले बैक्टीरिया ज़्यादा जो है वो मतलब ग्रो कर जाते हैं। जो सी टेटनाई है, आफ्टर गेनिंग एंट्री सी टेटनाई, जो सी टेटनाई का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जब ये आपके बॉडी में जाता है, परजिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर ये आपके बॉडी में फॉर मंथ्स रहता है, मतलब कई महीनों तक रहता है। और जब भी उसको मौका मिलता है कि किसी जगह पे ऑक्सीजन लो हुआ है, तो ये उसी जगह पे अपने आप को पहुंचाता है। और जब ये उसको मौका मिलता है कि अब ऑक्सीजन लो है, तो ये अपने आप को एक्टिवेट करता है, ग्रो करता है, इसके जो स्पोर्स है, ठीक है, उनको फैलाता है, और फिर कोशिश करता है कि किसी दूसरी जगह पे अगर ऑक्सीजन कम होती है तो वहाँ पे भी अपने स्पोर्स को जो है ये पहुँचाता है, और टेटनस टॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरीके से आपको टेटनस की बीमारी हो जाती है, आपके मसल जो है वो स्पेज़म में चले जाते हैं। तो ये आम तौर पर कहाँ होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, स्पेशली ऑक्सीजन की कमी हमें हमारी बॉडी में कहाँ पे होती है, जीआईटी में होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से टेटनस के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको बताया गया है कि हाउ इट डेवलप्स, ये कैसे अपना काम करते हैं। टेटनस जो है ये आपके बॉडी में एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम टेटनोस्पेज़मिन कहते हैं। ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि केमिकल है या जो भी है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि आपके लिम्फेटिक और वस्कुलर सर्कुलेशन, जो कि हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, उसको जो है ये डिस्टर्ब करता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद टेटनोस्पेज़मिन देन एंटर टू द नर्वस सिस्टम में चला जाता है, एंड मायोन्यूरल जंक्शन जो है एंड एट ट्रांसपोर्टेड इनटू न्यूरॉन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम तक और हमारा जो मसल है वहाँ तक पहुँच जाता है, जिसके साथ हमारे न्यूरॉन्स अटैच होते हैं मसल में, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँच जाता है जिसको हम सीएनएस कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि सीएनएस का मेन हिस्सा है वहाँ तक पहुँच जाता है। अब ये जब सीएनएस तक पहुंच जाता है जो टेटनोस्पेज़मिन है, तो हमारा सीएनएस इस काबिल नहीं रहता कि वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ कर सके। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके जाना है। अब इसके बाद क्या होता है कि गेमा और अमीनो ब्यूटेरिक एसिड जिसको हम गाबा कहते हैं, और इसके साथ साथ ग्लाइसिन, द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आर सेंसिटिव टू टेटनोप्लाज्मिन स्पेज़मिन। अब ये जो मैंने आपको नाम बता दिए, गेमा, एमिनो ब्यूटेरिक एसिड और ग्लाइसिन, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब टेटनोस्पेज़मिन के लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। टेटनोस्पेज़मिन आया तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स उसके आगे कुछ भी नहीं है, काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी अगर ब्रेन के साथ कनेक्ट है और उससे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आएंगे, तो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब आपकी बॉडी
किसी भी चीज़ को रिस्पांस नहीं दे पाएंगी, आपके मसल जो है वो स्पेज़म में चले जाएंगे, जाम हो जाएंगे। उससे क्या होता है कि आपके जो मसल है वो कंट्रैक्शन करना बंद कर देता है। फेशियल आपका जो फेस के मसल है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, अक्सर गिर जाते हैं। ठीक, अभी इसमें आप मेडिकेशन कौन कौन से यूज़ करेंगे, तो उसमें अभी आपको बताया गया है डाइज़ेपिम, जो कि वेलियम के नाम से एक मेडिकेशन आता है। ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके जो मसल स्पेज़म है उसको ख़त्म कर देता है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और सीएनएस को डिप्रेस कर देता है, जितने भी वो मतलब सीएनएस की वजह से जितने भी मसले होते हैं उनको डिप्रेस कर देते हैं। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन। ठीक है, और जो कि इम्यूनिटी को एक्टिव करवाता है। पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, कि वो क्या करते हैं कि सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग एक्टिव मल्टीप्लिकेशन, मतलब वही इम्यूनिटी वगैरह को क्या करते हैं कि बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी, बैक्टीरिसिडल मतलब बैक्टीरिया को मार देते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरिया जितने भी है उनको मार देते हैं। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट या फिर नर्सिंग केयर अगर आप किसी मरीज़ को देते हो तो वो ठीक हो सकता है। तो ये है इसका ट्रीटमेंट। अच्छा जी, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, मतलब अगर आपने इस बीमारी को ट्रीट नहीं किया तो इससे क्या क्या मसले हो सकते हैं। आपके बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हो सकते हैं। इसके अलावा ग्लिनोह्यूमरल एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है, जो कि हमारे मैंडिबुलर जो कि हमारे लोअर जॉ का जो जॉइंट है, ठीक है, हमारे ऊपर टेम्पोरल बोन के साथ जो कनेक्ट है वो जॉइंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं, मतलब अपनी जगह से ख़राब हो सकते हैं या हट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके जो ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, मतलब बहुत बड़े मसले ये है कि कार्डियक डिसरिथमिया, कार्डियक आपका जो हार्ट है वो सही से पंप नहीं होगा, एक रिदम में पंप नहीं होगा। ठीक है, जिसे कि आमतौर पर होता है। और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की भी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, आपके अंदर जो है बॉडी के अंदर आप जो भी खाएंगे वो सही से हज़म नहीं होगा, माल न्यूट्रिशन की तरफ आप चले जाएंगे, या आप कोमा में चले जा सकते हैं। न्यूरोपैथीज़ मतलब जो ब्रेन की जो डिजीज़ है, और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में भी आप जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब कॉम्प्लिकेशन है इसके। तो टेटनस का अगर कोई मरीज़ है तो उसको टाइमली ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज़ इट विल लीड टू वर्स कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अच्छा जी, जो नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास दैट इज़ मीज़ल्स। मीज़ल्स में भी दो किस्म के मीज़ल होते हैं, एक को हम कहते हैं हार्ड मीज़ल जिसका दूसरा नाम है रिब्यूला, और दूसरा है जर्मन मीज़ल और इसको हम रूबेला कहते हैं। ठीक है, नाम बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन एक हार्ड मीज़ल है, एक जर्मन मीज़ल है। हार्ड मीज़ल जो है इसमें क्या होता है कि आपका जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जिसमें आपका फेरिंक्स और आपका नोज़ आता है, ठीक है, वो इन्फेक्शन मतलब वहाँ पे हो जाती है। हाई फीवर होता है, बहुत ज़्यादा कफिंग होता है उसमें। ठीक है, और कॉप्लेक्स स्पॉट्स इन माउथ, आपके माउथ में जो है ना छिलके वगैरह स्पॉट्स आने लग जाते हैं, दाग धब्बे आने लग जाते हैं। और स्किन पे रेड रेशेस, मतलब जो रेशेस होते हैं ना, जैसे हम ख़ारिश करते हैं और रेशेस आते हैं या फिर दाने वगैरह आते हैं। ठीक है, तो मीज़ल में ये होता है। अब इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, मतलब इससे क्या क्या और मसले हो सकते हैं, तो वो ब्रोंकाइटिस, आपका जो ब्रोंकस है, जो ब्रोंक्यूल है, ठीक है, लंग्स के अंदर, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, निमोनिया हो सकता है। ठीक है, ओटाइटिस, आपके कान ख़राब हो सकते हैं, आपको शायद सुनने में मसला होगा, और इंसेफेलोफाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जर्मन मीज़ल्स में आपका क्या होगा कि पिंक फ्लैट रेशेस होंगे, मतलब पिंक टाइप के रेशेस होंगे, और हार्ड में क्या होता है, रेड रेशेस होते थे। और इसमें जो है आपके जो रेशेस होंगे वो फेस पे जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे, और इसी तरह फिर पूरा जो आपका बॉडी है, ठीक है, पूरी बॉडी में वो फैलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो लिम्फ नोड होते हैं वो बहुत सख्त हो जाएंगे, टेंडरनेस आ जाएगी उसमें, और लो ग्रेड फीवर होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा फीवर होगा। ठीक है, और ये जर्मन या हार्ड मीज़ल से थोड़ी सी कम वो है, मतलब जो हार्ड मीज़ल है ना उससे ये थोड़ी सी कम डेंजरस डिजीज़ है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है कि कंजेनाइटल रिब्यूला सिंड्रोम हो सकता है, मतलब उसमें जो है
मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्टम मिल के कोई और बीमारी सिंड्रोम बना सकते हैं, ठीक है। रिबूला सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, रिबूला जर्मन मीज़ल का ही नाम है, और इंसेफेलाइटिस हो सकता है बट रेयर है, इसमें इतना नहीं होता। अच्छा, अब जो हार्ड मीज़ल है, ठीक है, वो किस वायरस की वजह से होता है? वो होता है रिबूला वायरस, या फिर हम कह सकते हैं पैरामेक्सो वायरस की वजह से, ठीक है। और जो जर्मन मीज़ल है वो रियूबेला वायरस या फिर टोगा वायरस जिसको हम कहते हैं, नाम एक जैसे हैं लेकिन जो दूसरा नाम है पैरामेक्सो एंड टोगा वायरस, ये आपने याद रखना है। रिजर्वायर इसका है ह्यूमन, मतलब ये ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, और ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट के थ्रू हो सकता है। अगर आप कांटेक्ट में आ जाते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास के साथ, ठीक है, तो वो फिर आपको वो बीमारी लग सकती है, मतलब आपको भी मीज़ल्स हो सकते हैं। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब पैरामेक्सो वायरस का, वो तकरीबन 14 दिन होते हैं। मतलब आपके बॉडी में ये वायरस आ गया तो फिर ऐसा होता है कि 14 दिन बाद आपको साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और टोगा वायरस जो है वो 14 से 21 दिन उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब इतने दिन बाद आपको साइन सिम्टम्स आने लग जाएंगे, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है तो वो इम्यूनाइजेशन है, मतलब वैक्सीन वगैरह आते हैं इसके, तो आपने MMR के नाम से क्योंकि वैक्सीन आती है तो वो आपने लगाने, दोनों में यही करने। लेकिन जो जर्मन मीज़ल है उसमें हम प्रेग्नेंट वोमेन में ये MMR नहीं लगाते, ठीक है। और इसमें जो है ज़्यादातर रेस्ट देते हैं पेशेंट को, फ्लूइड देते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं। तो ये इसका एक ख़ास ट्रीटमेंट है जो कि आम तौर पर हम करते हैं। और ये सारी जो है माइक्रोबियल डिजीज़ है, तो उस सारों में उन सारी डिजीज़ में हम एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करते हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड मम्प्स। मम्प्स जो है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन किस जगह का? हमारे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ का वायरल इन्फेक्शन क्या कहलाता है? मम्प्स कहलाता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड में भी होता है, और इसमें आपको क्या होता है कि बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि डेफनेस हो सकती है, मेनिंजो एंसेफेलाइटिस हो सकता है, मतलब आपका जो मेनिंजीज है, ठीक है, मेनिंजीज का जो लेयर है, ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मेस्टेसिस हो सकता है, नेफ्राइटिस जो है वो नेफ्रॉन का इन्फ्लेमेशन है जो किडनीज़ में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। थायराइड का इन्फ्लेमेशन है, पीरिकार्डियाटिस है जिसको हम पीरिकार्डियम हमारा जो हार्ट का जो आउटर लेयर होता है उसका इन्फ्लेमेशन है, ऑर्काइटिस है, ठीक है। और इसके साथ ओफोराइटिस है। ओफोराइटिस हमारे वोमेन में जो है ओवरीज़ के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। तो ये कुछ इसके कॉम्प्लिकेशन है, और ये होता है मम्प्स वायरस की वजह से, मतलब वो मम्प्स वायरस ही ये सारी चीज़ें काज करवाता है, और ह्यूमन में पाया जाता है। रिजर्वायर इसका ह्यूमन है। ये जो है डायरेक्ट कंटैक्ट की वजह से भी फैलता है, मतलब किसी मरीज़ के साथ आप कंटैक्ट में आ गए, या फिर आपके इस्तेमाल की हुई चीज़ें आपने जो है वो यूज़ की, उसके फॉर्मेट जिन चीज़ों में वो खाता है, पीता है, जो इस्तेमाल करता है, ठीक है, अगर आपने वो यूज़ की तो आपको मम्प्स की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी सिक्रीशन वगैरह अगर आपके उसके कांटेक्ट में आ गई किसी भी तरीके से, ठीक है, तो ड्रॉपलेट वगैरह की वजह से, इससे सलाइवा की वजह से भी ट्रांसमिट हो सकती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो तकरीबन 18 दिन होता है, या फिर 2 to 3 वीक्स होता है, मतलब इतने दिन के अंदर आपके अंदर बीमारी डेवलप हो रही होती है। इसके लिए हम इम्यूनाइजेशन मतलब MMR वही वैक्सीन यूज़ करते हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए, और जिनके अंदर मतलब ये वैक्सीन पहले से उन्होंने नहीं लगाई तो उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है, बस यही वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं एंड बंदा सही हो जाता है। द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ कॉल्ड पोलियो, जो कि एक माइक्रोबियल डिजीज़ है, ठीक है। ये किस जगह का डिजीज़ है? द इन्फेक्शन ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा, जो कि हमारे ब्रेन का एक एरिया है। स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन स्पेशली मेडुला ओब्लांगेटे का जो एरिया है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। इसमें जो है क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं? फीवर होता है, हेडेक होता है, नोज़िया, वोमिटिंग,
सोर थ्रोट होता है, मतलब गले में दर्द होगा, कुछ फील नहीं होगा सही से, ठीक है। मसल पेन होगा, स्पेज़म होगा, नेक एंड बैक स्टिफनेस होगा। इसके अलावा मतलब पैरालिसिस वगैरह तो नहीं होता, लेकिन नेक और बैक जो है वो बिल्कुल स्टिफ होता है, सख्त होता है, ठीक है। यूजुअली एसिम्टोमेटिक, इसमें कोई सिम्टम वगैरह नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो है इन्फ्लुएंजा वगैरह होता है, मोस्ट ऑफन इनफैक्ट चिल्ड्रन। ज़्यादातर पोलियो जो है ये बच्चों में डेवलप होता है, ठीक है। और इसके भी टाइप्स होते हैं, पोलियो वायरस टाइप 1, 2 एंड 3, स्मॉल RNA एंटीरो वायरस, मतलब इसके ये पैथोजन है जिसकी वजह से ये पोलियो हो सकता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। इसका जो रिजर्वायर है, मतलब जहाँ से ये बीमारी डेवलप होती है, तो वो है ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम GIT कहते हैं। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अक्सर ये फीकल रूट के थ्रू होता है, मतलब हम गंदा पानी पीते हैं जो कि जिसमें गटर का पानी मिला हुआ है, या वैसे ही नाली वगैरह का पानी मिला हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गंदगी आती है। तो अगर हमारे पीने के पानी के साथ मिक्स हो जाता है और वो हम पीते हैं, तो ज़ाहिरी बात है मतलब पोलियो होगा, स्पेशली बच्चों में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो फेरेंजाइटल सिक्रीशन होते हैं या फीकल मटेरियल, वही बात आ गई, ठीक है, वो हमारे खाने के साथ या पानी के पीने के साथ जो है वो पानी के साथ जो है मिल जाता है, तो मसले हो सकते हैं, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 3 to 35 डेज़, या फिर 7 to 14 डेज़ कॉमनली ये होता है, ठीक है। इसमें तो आपको पता है कि क्या होता है, पोलियो के जो वैक्सीन आते हैं, जो ड्रॉप्स आते हैं, वो देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो वो मतलब इनको इम्यूनाइज हो जाते हैं, उसकी वजह से वो उनको फिर पोलियो नहीं होती। और इसके भी ख़ास तौर पर कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है, बस वही वैक्सीन है। और क्या है कि वो ड्रॉप्स जो आते हैं, ठीक है, जो बच्चों को पिलाए जाते हैं, कतरे, पोलियो के कतरे, ठीक है, तो वही इनका ट्रीटमेंट है। अगर आप बच्चों को वो देंगे तो इन बीमारी से वो बच सकते हैं और वो रेजिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंजा, जिसको हम आमतौर पर नज़ला, ज़ुकाम कहते हैं या फ्लू कहते हैं, ठीक है। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जिसमें क्या होता है कि फ़ीवर होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, हेडेक होता है, कफ़ होता है, और हमारी जो है नाक बह रही होती है, नेज़ल ड्रेनेज होता है। ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे या सही नहीं होगा टाइम पर, तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर केस में चला गया तो फिर डेथ भी हो सकती है। इसके जो मतलब कॉमन साइन एंड सिम्टम है वो तो मैंने आपको बता दिए। इसके कॉम्प्लिकेशन में नोज़िया, वोमिटिंग हो सकती है, और साथ साथ डायरिया जो है बहुत ज़्यादा रेयर होता है लेकिन हो सकता है, ठीक है। पैथोजन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, जिसमें टाइप A, B और C आता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो इसका रिजर्वायर है वो ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन से ही लगता है, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन है, तो वो तो सबको पता है कि अगर आप किसी फ्लू वाले बंदे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, या उसका इस्तेमाल करदा हुआ कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको भी हो सकती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड है 24 to 78 आवर, मतलब 1 से 3 दिन के अंदर ये आपको बीमारी लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट इज़ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड जिसको हम मतलब बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा लोगों को होती है ये बीमारी। इसमें जो है गैस्ट्रो एंट्राइटिस है, मतलब ये क्या होता है कि आपके जो इंटेस्टाइन्स है स्पेशली उनकी बीमारी है। इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, हेडेक होता है, नाउज़िया, वोमिटिंग, डायरिया होता है, बैक्टीरियमिया मतलब बैक्टीरिया का जो है फैलाव होता है, ठीक है, कंस्टिपेशन हो जाती है अक्सर। इसके अलावा स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाता है, आपके लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं, और फीवर रहता है, बार बार फीवर रहता है। जिस चीज़ की वजह से या जिस वायरस की वजह से होता है ये, उसका नाम है सल्मोनेला टाइफाइड या टाइफी, ठीक है। वो तो टाइफाइड तो काज करवाते हैं, लेकिन जो चीज़ काज करवाता है उसका नाम क्या है, सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अच्छा, ये भी ह्यूमंस, एनिमल या फिर डोमेस्टिक कैटल, जो हम घर में जो जानवर वगैरह पालते हैं, ठीक है, उनमें ये बीमारी या वायरस पाए जाते हैं, या जो चिकन वगैरह हम खाते हैं, फ़िश, इनमें भी होती है, ठीक है।
और इसका ट्रांसमिशन जो है वो भी उसी तरह पोलियो की तरह होता है, फीकल रूट के थ्रू, ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है 1 to 3 वीक्स होता है। कंट्रोल कैसे करोगे कि जो भी मरीज़ है उसको आप आइसोलेट करोगे, बिल्कुल अलग थलग रखोगे, ठीक है। और प्रिकॉशन दोगे, एंटेरिक प्रिकॉशन स्पेशली उसके इंटेस्टाइन के लिए। प्रॉपर वाटर जो है, प्योर वाटर उसको पिलाओगे। और जो उसका सीवेज डिस्पोजल है, मतलब जितने भी उसके बॉडी से चीज़ें निकल रही है, वो सलाइवा है या यूरिन है या फीसेस है, जो भी है उसको आप अच्छे से डिस्पोज करोगे, ठीक है। और पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, मतलब जितने भी आप मिल्क वगैरह अगर आप उसको दोगे तो वो उबला हुआ होना चाहिए, ठीक है। यूजुअल ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, मतलब फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा दोगे, एमोक्सिसिलिन वगैरह देते हैं, और यही आपको ड्रग्स के नाम बताए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो क्विनोल और सेफेलोस्पोरिन वगैरह ये चीज़ें देते हैं, तो ये ट्रीटमेंट में आता है। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज़ डिफ्थीरिया। सो व्हाट इज़ डिफ्थीरिया? डिफ्थीरिया क्या है? एन एक्यूट कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज़। ये एक अचानक पैदा होने वाली डिजीज़ है, और कहा कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ठीक है, विथ फाइब्रिनियस फेरेंजियल सीडो मेम्ब्रेन कॉजिंग मायोकार्डियल एंड न्यूरल टिश्यू डैमेज। ये क्या होता है कि हमारा जो मायोकार्डियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और हमारे जो न्यूरल टिश्यूज़ है स्पेशली, उनको डैमेज करते हैं, ठीक है। जो पैथोजन ये कॉज करवाते हैं उसमें कॉर्नियम बैक्टीरियम, और इसके अलावा फ्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि डिफ्थीरिया की बीमारी कॉज करवाते हैं, ठीक है। ह्यूमन में पाए जाते हैं, रिजर्वाइवर वही है, ठीक है। ट्रांसमिशन किस वजह से होती है? एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, डायरेक्ट कंटेक्ट की वजह से भी होता है। कंटामिनेटेड फोमाइट्स मतलब जो चीज़ें मरीज़ यूज़ करता है, अगर आप वो यूज़ करते हो तो ट्रांसमिट हो सकती है आपके अंदर। और अगर आप रॉ मिल्क, जो कि मतलब ऐसी कोई भी आप मिल्क इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जो कि साफ़ वगैरह नहीं होते, तो फिर उसको बीमारी हो सकती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 5 डेज़ है, ठीक है। आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इम्यूनाइजेशन देते हैं। इम्यूनाइजेशन मतलब कि वैक्सीन देते हैं, डीपीटी और डीटी के नाम से, ठीक है। पेशेंट को आइसोलेट करोगे, क्वारंटाइन आपको अच्छे से पता होगा, जैसे कोविड-19 में करते थे। और डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल फोमाइट्स, जितने भी वो चीज़ें यूज़ करते हैं तो उनको आपने बिल्कुल डिसइंफेक्ट करना है कि उसमें कोई भी माइक्रोब वगैरह ना रहे, ठीक है। ट्रीटमेंट आप इसका करोगे एंटीटॉक्सिन वगैरह दो के, जो कि स्ट्रांगली सस्पेक्टेड केसेस, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपको पता है कि इसको डिफ्थीरिया है, तो उसको आप एंटीटॉक्सिन दोगे, ठीक है, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन वगैरह आते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।